हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम रिवॉर्ड्स पर। आज से हम अपनी एसएससी की ज्योग्राफी की कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एसएससी एग्जाम। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं जहां पर ज्योग्राफी मेजर रोल प्ले करता है, आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली हैं। देखिए, मेरा नाम है नितिन रावत और मैंने अपना मास्टर ज्योग्राफी में किया है और ज्योग्राफी से ही मैंने जो यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कराती है उसे क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, देखिए मैम, अगर बात करें हम एसएससी में ज्योग्राफी की, देखिए ज्योग्राफी जहाँ भी जीएस आती है या जीके जीएस आती है वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एसएससी ने जो अभी भी एग्जाम कंडक्ट करा है इन 5 years फ्रॉम 2017 टू 23, जो मेरे पास अभी ट्रेंड एनालिसिस है इन 5 साल का, उसमें एसएससी ने अराउंड 1400 प्लस क्वेश्चन पूछे हैं, जो इसे थर्ड नंबर पर खड़ा करता है आफ्टर ट्रेडिशनल जीके जीएस और जनरल साइंस के बाद। ठीक है, तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने ज्योग्राफी के सिलेबस की। चलिए देख लेते हैं हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस, जो हमारे एसएससी पीवाईक्यू बेसिस पर बना हुआ है। देखिए, जो ज्योग्राफी है उसको हमने जनरल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में डिवाइड किया है। जनरल ज्योग्राफी में आता है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, और इसका जो पहला पार्ट है वो रहेगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूगर्भिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का इंटीरियर कैसा है, अर्थ का स्ट्रक्चर यानी उसकी यांत्रिक संरचना कैसी है, ठीक है, अर्थ का ढांचा कैसा है, उसकी प्लेट्स के बारे में, अर्थ कैसे बना हुआ है, ठीक है, अर्थ पे अर्थ को क्यों आते हैं, अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बना, ठीक है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका क्या कंपोजिशन है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी हैं, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में हम ओशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे और जानेंगे कि हमारे जो ओशन कौन कौन से हैं और ओशन के अंदर जो लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबिसल प्लेन, इन सबको हम पढ़ेंगे और इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर हम ओशिनोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे टाइड्स कैसे फॉर्म होती हैं, वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट क्या होती हैं, इन्हें ठंडी धारा और गर्म धाराएं बोलते हैं, ठीक है, एक क्या होती है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पर्सपेक्टिव से, जो ओशिनोग्राफी से एसएससी पूछता है, उन सबको हम कवर करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें देखिए हम मेनली हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जिसमें हम जो पॉपुलेशन है या सेंसस है उसको कवर करेंगे। फिर हमारा आता है बायो ज्योग्राफी, जिसमें हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को देखेंगे। फिर आता है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम इंडिया की जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसको देखने वाले हैं, जिसमें हम इंडिया की एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडिया की जो क्रॉप्स हैं उनको देखेंगे, इंडिया के जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हैं उनको देखेंगे, इंडिया के जो मिनरल और रिसोर्सेस हैं उनको देखेंगे। फिर आता है हमारा इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी। इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा लोकेशन, और हम अपने सिलेबस की शुरुआत यहीं से करेंगे अपने कोर्स के, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकेशन, यानी भारत की अवस्थिति या स्थिति। फिर हमारा दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेबर, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देशों से इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजियोग्राफी डिवीजन, यानी भारत की भू आकृति के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, हमारे हम सबको पता है हमारे इंडिया को आसानी से डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज हैं, ठीक है, साउथ में हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हैं, फिर हमारा दक्कन का पठार और पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर हमारे प्लेन्स या मैदान है जो हमारी रिवर्स फॉर्म करती हैं। तो इन सबको हम देखेंगे, जैसे कि हम माउंटेन्स में पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं और इंपॉर्टेंट पीक कौन कौन सी हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिवर्स और उनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी को, जैसे गंगा रिवर सिस्टम में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, ठीक है, यमुना रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सबको हम रिवर्स में पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ फिर हम पढ़ेंगे प्लेन्स, इन रिवर्स के द्वारा जो प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट क्या है इसके, जैसे इसका डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू, मेघालय प्लेटू, अलग अलग रीजन में इसके अलग अलग नाम है, उनको हम कवर करेंगे।
फिर आता है हमारा इंडियन डेजर्ट, जो हमारा रेगिस्तान है राजस्थान में, उसको हम इसमें कवर करेंगे। फिर आता है हमारा कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान, जो हमारे कोस्टल लाइन है 7,516 किलोमीटर की, वहाँ हमारे कुछ कोस्टल प्लेन्स हैं, उनको हम उनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसे महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट कहते हैं, अगर हम नीचे आए केरला में तो इसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। तो इन टॉपिक से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, तो इन्हें हम कवर करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइलैंड से यानी द्वीप समूह से। देखिए इंडिया में दो तरफ के आइलैंड ग्रुप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी भारतीय जलवायु। इसमें हम देखेंगे इंडिया में कौन कौन से वेदर सीजन है। और जो एसएससी का यहाँ से फेवरेट टॉपिक है वो है इंडिया की मानसून, जिसका दो पार्ट में डिवाइड है, इंडिया की साउथ ईस्ट मानसून और साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। फिर आता है हमारा वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट। देखिए वेजिटेशन यानी भारत की जो वनस्पति और जंगल है उनको हम इसमें देखेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन प्रकार के हमारे यहाँ पे भारत में वन पाए जाते हैं, कौन कौन सी फ्लोरा एंड फौना है यानी वनस्पति और जीव जंतु वहाँ मिलते हैं। ठीक है, फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है सॉइल यानी भारत की मिट्टी। हमारे भारत में कौन किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स को वो सपोर्ट करते हैं, इन सबको हम अपनी इंडिया की सॉइल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिसास्टर। देखिए कुछ नेचुरल हजार्ड्स और डिसास्टर भी हैं, जैसे भूकंप, ठीक है, चक्रवात यानी अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, इन सबको हम इसमें कवर करेंगे। फिर आएंगे हम इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, जिसमें मैंने जैसा कि बताया आपको इंडिया की एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट और मिनरल रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल सिलेबस ज्योग्राफी का, जो हमारे एसएससी में आने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और अपनी जो शुरुआत करेंगे हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी से करेंगे, और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो इंडिया की लोकेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंडिया की लोकेशन। देखिए जो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए एंशिएंट टाइम में हमारा डिसिप्लिन कैसे डेवलप हुआ, ये ज्योग्राफी जो आज सब्जेक्ट है साइंटिफिक, वो कैसे डेवलप हुआ। देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं एंशिएंट टाइम में या जो प्राचीन समय था उस टाइम कोई भी सब्जेक्ट ऐसा साइंटिफिक सब्जेक्ट या प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं था। उस टाइम में जितनी भी फाउंडेशन रखी वो फिलोसफर्स या थिंकर्स ने रखी। इसी तरह हमारे ज्योग्राफी के साथ भी है। हमारा जो ज्योग्राफी है वो हमारा ग्रीक्स ने डेवलप किया है। सबसे पहले इसकी जो फाउंडेशन रखने में मदद की है वो ग्रीक्स ने ही की है। और हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है वो एरातोस्थीन, जिन्होंने हमारे ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किया। ठीक है, फिर हमारे आते हैं रोमन्स। रोमन्स में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने एक बुक लिखी है ज्योग्राफिया, जो 17 वॉल्यूम के नाम से भी फेमस है। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया है, जो रोमन्स के जो इतना भी आसपास का क्षेत्र है, एरिया है, उसका डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपनी इस बुक में दिया हुआ है। फिर हमारे जो नेक्स्ट है वो है अरब जोग्राफर। अरब जोग्राफर ने क्या किया है, इन्होंने जोग्राफी नॉलेज में कुछ नया कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन जिस टाइम डार्क एज चल रहा था यूरोप में 1st सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में, उस टाइम इन्होंने जो नॉलेज डेवलप हो चुकी थी ज्योग्राफी की, अदर डिसिप्लिन की, उसको इन्होंने कंजर्व किया, इन्होंने प्रिजर्व किया और उसको ट्रांसलेट करने में मदद की, जिससे कि उसकी सब्जेक्ट की रीच को बढ़ाने में इन्होंने मदद किया। जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो जोग्राफर है अरब जोग्राफर, वो है अल बरूनी और इब्न बतूता। देखिए अल बरूनी ने 2 किताब भी लिखी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किताबुल हिंद और तारिखुल हिंद। ठीक है, अल बरूनी की अगर बात करें तो कब आए थे, तो 11th सेंचुरी में आए थे, और इब्न बतूता आए थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, यानी अराउंड 14th सेंचुरी के टाइम पे। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रियाला। ठीक है, फिर आते हैं हमारे इंडियंस। इंडियंस देखिए एंशिएंट टाइम में जो इंडिया ने ज्योग्राफी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है इंडियंस ने, वो जनरली मिथोलॉजिकल ही रहा। जैसे कि सूर्य देव से रिलेटेड बातें हैं, इंद्र की बातें हैं, जैसे उन्होंने बारिश मारिश का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंद्र देव से एसोसिएट है। ठीक है, उसी तरह जैसा कि हम सबको पता है कि गंगा रिवर के बारे में भी एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि गंगा रिवर जो है हमारी शिव जी की जटाओं से निकलती है। जबकि अगर हम आज के टाइम पे देखें उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, तो वो कहता है कि गंगा रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख है, वहाँ से ओरिजिन होती है, जहाँ इसे हम भागीरथी कहते हैं। ये हमारी अलकनंदा से मिलती है, जहाँ हमारा देवप्रयाग का फॉर्मेशन होता है, और फिर हमारी गंगा रिवर निकलती है। ठीक है, फिर लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जो इंडियंस थे उन्होंने भी अपना साइंटिफिक बेस रखा, जिनमें इम्पोर्टेंट है आर्यभट्ट, बारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया और आर्य सिद्धांता लिखी हुई है। आर्यभट्ट ने क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए इंडियन ज्योग्राफी में,
इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, ठीक है। और उन्होंने जो इक्लिप्स है यानी ग्रहण, उनके बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। इससे पहले क्या माइथोलॉजी चल रही थी कि जो राहु और केतु है वो हमारी अर्थ को निगल जाते हैं, इसके कारण ग्रहण होता है। इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को खारिज किया और अपना जो कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक वो इन्होंने आगे प्रपोज किया, ठीक है। फिर हमारे आते हैं बारामीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, जिन्होंने कुछ और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये हमारा एक शॉर्ट रिव्यू था इंडिया ज्योग्राफी में कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना जो टॉपिक है आज का, इंडिया की लोकेशन। देखिए आगे चलने से पहले जो PYQ एनालिसिस के बेस पर जितने भी हमारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया की लोकेशन यानी इंडिया की स्थिति से, वो देख लेते हैं। देखिए जो पहला टाइप पूछा जाता है वो पूछा जाता है इंडिया की लोकेशन ऑन द ग्लोब, ठीक है। जो इंडिया की अर्थ पर लोकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो है इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, तो इनसे भी हमारा SSC क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिससे SSC क्वेश्चन पूछता है वो है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, कि वो टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन किन राज्यों से, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं, पास होती है, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से हमारे SSC क्वेश्चन पूछता है। फिर हमारा जो चौथा टॉपिक है वो रहेगा इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट से। देखिए इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, वहाँ पर कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जैसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वहाँ से SSC क्वेश्चन पूछता है। तो क्या हमारा चौथा जो टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा, एक्सट्रीम पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। फिर हमारा जो फिफ्थ टाइप रहेगा वो हमारा रहेगा इंडिया के जो डिग्री और चैनल है इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि IST इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा। तो ये हमारे 5 टाइप है जो इंडिया की लोकेशन से SSC क्वेश्चन पूछता है। चलिए शुरू करते हैं इंडिया की लोकेशन। देखिए इंडिया जो लोकेटेड है हमारी, वो हमारी नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और ये हमारे इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है। देखिए इसे और बेटर समझने के लिए हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं जिसमें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये हमारी अर्थ है, इस पर एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर, और जिसे हिंदी में कहते हैं हम भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा का क्या काम है, देखिए भूमध्य रेखा जो है हमारी अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, जिसका नदर्न पार्ट है यानी उत्तर पार्ट, उसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और जो इसका सदर्न पार्ट है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम मैं बात करूं कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो इंडिया की जो लोकेशन है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। और जो हमारा जो इसी से रिलेटेड कभी कभी SSC क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया किसके नॉर्थ में लोकेटेड है, तो इंडिया जो है हमारे इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है, यानी भूमध्य रेखा के नॉर्थ में इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिया की लोकेशन ऑन द ग्लोब, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वह है इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से। तो उसे समझने से पहले हम समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आखिर होते क्या हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ के क्या है कि जो कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, ठीक है, इसे रीडिंग करने के लिए या किस कंट्री की लोकेशन को पता करने के लिए। तो जो वर्टिकल लाइन खींची गई हैं इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, देखिए लॉन्गिट्यूड हमारी किसी भी कंट्री के ईस्ट या वेस्ट पॉइंट के बारे में बताती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसे हम 0 डिग्री एक ग्रीनविच लाइन कहते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा।
ठीक है, ग्रीनविच रेखा, जो कि हमारी इंग्लैंड से पास होती है। अब जिसके ईस्ट में जितनी भी कंट्री हैं उनको ईस्टर्न लैंगिट्यूड बोला गया है, ठीक है, और इसके वेस्ट में जितनी भी कंट्री हैं उनको लिए वेस्टर्न लैंगिट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। इससे हमारा लोकेशन का कॉन्सेप्ट पता चलता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, लैटिट्यूड क्या है। देखिए, जिस तरह हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई है ग्लोब्स पर, उसी तरह इमेजिनरी लाइन खींची गई है इन हॉरिजॉन्टल मैनर, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी अक्षांश, ठीक है। जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है वो है 3, 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम 23.5 भी बोलते हैं, ठीक है। 23 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये 0 डिग्री है, इसके नॉर्थ में जितनी भी लैटिट्यूड आएंगे उन्हें नॉर्थ बोलेंगे, और जो 0 डिग्री के जितने भी साउथ में लैटिट्यूड्स आएंगे उन्हें साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो जो हमारी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे इंडिया से भी पास होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। और जो नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। अब देख लेते हैं इंडिया की लोकेशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो देखिए, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ऐसा है। जो हमारा जो नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है वो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और जो साउथ में हमारा जो लैटिट्यूड है मेन लैंड इंडिया का वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो भी इंडिया का पार्ट है, और वो थोड़ा और साउथ में लोकेटेड है। तो जो इंडिया का जो लॉटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 6 डिग्री 4 नॉर्थ तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर एसएससी में क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो उसका आंसर 8 डिग्री 4 नॉर्थ ही होगा। अगर ऑप्शन में 6 डिग्री 4 5 नॉर्थ होता है तो आप वो लगा देना, ठीक है। लेकिन जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेंड्स में, उसमें जितनी भी ऑप्शन रहे हैं वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से ही आए हैं, क्योंकि इंडिया के मेनलैंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, 37 डिग्री 6 नॉर्थ से 8 डिग्री 4 नॉर्थ। ये आपको फैक्ट है वो याद कर लेना है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी अक्षांशीय विस्तार क्या है, वो है 37 डिग्री 6 नॉर्थ से 8 डिग्री 4 नॉर्थ तक, ठीक है। और इसकी अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 3214 किलोमीटर। फिर जो हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है इंडिया का 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, ठीक है। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी देशांतर विस्तार। अगर हम इसकी बात करें टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी टोटल लेंथ 2933 किलोमीटर की है, ठीक है। ये है हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसएससी में वो आता है इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट से। इंडिया का नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, या वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट क्या है। चलिए वो भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया का जो ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट्स है वो है हमारा किब्यूतू, किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। फिर हमारा जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में क्वेश्चन रहेगा वो है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वो है हमारा गौरमाथा, जो कि हमारा गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से पता चले कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, किबुतु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, वो हमारा गौरमाथा, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। फिर आता है हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया के नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो इंडिया का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल, जो कि हमारा आज के टाइम पर देखें तो लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। फिर आता है हमारा सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी अगर हम देखें तो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है निकोबार ग्रुप का, उस पर जो इंदिरा पॉइंट है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो इसकी वैल्यू है वो 6 डिग्री 45 नॉर्थ है, ठीक है। तो हमारा जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, जो उत्तर में सबसे बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल, और जो दक्षिण में बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स कवर।
ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया की लोकेशन से, वो आता है इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम से, यानी भारतीय मानक समय रेखा की वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू आपको याद रख लेना है। इसकी जो वैल्यू है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है। क्या है? 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो किन किन राज्यों से पास होता है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी टोटल 5 राज्यों से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा पास होती है। ठीक है। इसका अगर हम बात करें कि क्लॉक टावर कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसका जो क्लॉक टावर लोकेटेड है वो मिर्जापुर में लोकेटेड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो मिर्जापुर में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है। अब इसके बाद जो इंडिया के लोकेशन से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। देखिए हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ कहाँ से पास होती है, इससे हमारा एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे 8 राज्यों से पास होती है। 8 स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा मिजोरम, फिर आता है हमारा त्रिपुरा, फिर आता है हमारा वेस्ट बंगाल, फिर आता है हमारा झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पास होती है, जिनको आपको याद रख लेना है। कौन कौन से 8 राज्य है मेरे साथ रिपीट करिए? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंडिया की लोकेशन से इंपॉर्टेंट है, जिन पर बार बार एसएससी अपना क्वेश्चन फ्रेम करता है, जिसे हमने मैप के थ्रू कवर किया। और आई एम होपफुल कि आपको ये सब समझ में भी आया हो। ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इंडिया के नेवर्स और उसके जो डिग्री और चैनल्स हैं, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।